हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया हैं। और आई ऑल्सो होप कि हमने जो अभी ये सी प्लस प्लस की डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की सीरीज स्टार्ट करी है, आई होप कि सब लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। राइट। सो आज का भी लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के ऊपर बात करी थी। राइट। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है, सो आई वुड रियली हाईली रेकमेंड कि आप फर्स्ट पहले जाकर वो वाला लेक्चर देख लें, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे इवैल्यूएट करते हैं टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। और उसके बाद ये जो करंट लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर आपकी ग्रिप थोड़ी और बेटर बन पाएगी। जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हर प्रॉब्लम का इंट्यूशन और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एक बेटर तरीके से समझ आने लगेगा। सो अगर अभी तक पिछला लेक्चर वॉच नहीं करा है, सो आई वुड रेकमेंड कि पहले जाकर उसको अच्छे से देख लो। सारे के सारे बेसिक्स हमने उसमें ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। राइट। अभी तक ऑलरेडी एज अ प्रोग्रामिंग फाउंडेशन भी बहुत सारा बेसिक कवर हो चुका है। उर्वी मैम ने ऑलरेडी फॉर लूप्स, एरेज, बेसिक डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें कवर कर दी थी। राइट। सो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सारे नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। सो दैट हम लोग एल्गोरिदम्स में, डेटा स्ट्रक्चर्स में थोड़ा और बेटर कर पाएँ, थोड़ी हार्डर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि हम लोग एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें कुछ सॉल्यूशंस बहुत एफिशिएंट नहीं होंगे। तो हमने, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी एफिशिएंसी के ऊपर बात कर ली है कि क्या मतलब होता है टाइम एफिशिएंसी या टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी का। सो अब आने वाले लेक्चर्स में भी हमारे साथ ऐसा हो रहा होगा कि जब भी हम लोग कोई सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, वेन एवर वी विल बी बिल्डिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, तो हम हर बारी ये ट्राई करेंगे कि बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में उस चीज़ को करने की कोशिश करें, क्योंकि तभी हमारा सोल्यूशन सबमिट भी होगा और तभी हम लोग एक फाइनल कंक्रीट सोल्यूशन को बिल्डअप कर पाएंगे। राइट। सो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उस पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि आज हम लोग काफ़ी सारे कोडिंग इंप्लीमेंटेशंस जो ऑलरेडी लिखी हुई हैं उनको कंसिडर करेंगे, उनको एज एन एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे और उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू फिगर आउट द फैक्ट कि क्या कम्प्लेक्सिटी हो सकती है इन डिफरेंट पीस ऑफ प्रोग्राम्स की। ये सारे पीस ऑफ प्रोग्राम्स कुछ थोड़े ईजी लग सकते हैं आपको, कुछ थोड़े ट्रिकी भी लग सकते हैं। राइट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने प्रिपेयर करी है। सो आई रियली होप कि आपको सेट ऑफ प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़िया लगेंगी। राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आई वुड रेकमेंड कि जब भी मैं एक नई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करूं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक बारी पॉज करें, एटलीस्ट फॉर लाइक 30 odd seconds और लाइक एटलीस्ट 1 minute, ताकि आप एक बारी सॉल्यूशन खुद सोच पाएं कि अच्छा, कि आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या होगा। एंड देन मैं स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करूंगा, अगर कोई मैथ इन्वॉल्व है तो उसकी पूरी मैथ्स लिखूंगा। राइट। ताकि हम लोग फाइनल सॉल्यूशन पे इंट्यूशन के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, प्रूफ्स के साथ पहुंच पाए। राइट। सो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आप एक बारी वीडियो को पॉज करें, सॉल्यूशन खुद सोचें एंड देन सॉल्यूशन वेरीफाई करें, क्योंकि हो सकता है आप सही सॉल्यूशन पे पहुंचे हो, बट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस रहेगा उसमें हो सकता है कि आपने एक अलग थॉट प्रोसेस से वो सॉल्यूशन बिल्डअप किया हो और मेरा एक अलग थॉट प्रोसेस हो। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी नॉलेज रहने वाली है। सो सॉल्यूशन पूरा देखना है, बट सॉल्यूशन देखने से पहले एक बारी खुद से ट्राई करने की जरूर कोशिश करनी है। राइट। सो ज़्यादा देर नहीं करते, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कैलकुलेट द टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी फॉर दैट प्रॉब्लम। सो अभी तक पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात कर ली है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। राइट। कितने तरीके से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज हमने बात कर ली थी कि बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी होती है हमारे पास, एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी होती है, साथ ही साथ वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी होती है। और हमने ये भी बात करी थी कि जब हम लोग एक जनरल टर्म में बात करेंगे कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस जनरल टर्म में जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग वर्स्ट केस ही कंसिडर कर रहे होंगे। राइट। बिकॉज वर्स्ट केस मेक्स मोर सेंस फॉर अस, क्योंकि हम लोग फास्ट चलने वाले प्रोग्राम्स को तो हैंडल कर लेंगे, बट जिन सिचुएशंस पे हमारा प्रोग्राम काफी स्लो चलने वाला है, वो सिचुएशंस एक्चुअली हमें बॉदर करती हैं। और उन सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए ही हमारे पास वर्स्ट केस सिचुएशन रहती है। और हमने नोटेशंस देखी थी कि बिग ओमेगा से हम लोग बेस्ट केस कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक जब भी डिनोट करना है कि बेस्ट केस क्या होगा, तो हम लोग बिग ओमेगा से डिनोट करेंगे। ये डायरेक्टली बताएगा कि अच्छा, ये क्वेश्चन ये बता रही है कि बेस्ट केस में एल्गोरिदम कैसा चलेगा। राइट। सिमिलरली बिग थीटा हमने बात करी थी, दिस वाज फॉर एवरेज केस, दिस वाज फॉर बेस्ट केस, दिस वाज फॉर एवरेज केस, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट दैट देयर विल बी अ बिग ओ, दैट विल बी फॉर वर्स्ट केस। तो हम लोग
टेक्निकली आज के सारी प्रॉब्लम्स में बिग ओ नोटेशन की टर्म्स में बात करने वाले हैं। हम लोग वर्स्ट केस सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। साथ ही साथ हमने ये देख लिया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। हमने फाइनली ये देखा था कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस बहुत अच्छा तरीका नहीं है, तो हमने नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बेसिस पे ये जज करने की कोशिश करी कि विद चेंज इन इनपुट नंबर ऑफ आइट्रेशंस में कितना चेंज आ रहा है। दिस रेशियो इज गोइंग टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद हमने कैलकुलेशन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए थे, राइट। और साथ ही साथ ये भी देखा था कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जो एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस अपार्ट फ्रॉम इनपुट आउटपुट जो आप कंसीडर कर रहे हैं, वो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, राइट। सो ये सारी चीजों के ऊपर तो हम लोग बात कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। साथ ही साथ हम लोग पहली प्रॉब्लम कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो मैं एक सैम्पल कोड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी हम लोग कोड लिख रहे होंगे, कभी कभी पीपीटी में ही मेरे पास कुछ कोड होगा जिसको हम लोग एनालाइज करेंगे। सो मैं अभी एक कोडिंग इंप्लीमेंटेशन लिखने वाला हूँ। आई वुड रेकमेंड कि उस कोडिंग इंप्लीमेंटेशन को देख के पहले आप खुद से जज करो कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि एक्चुअल आंसर क्या है, राइट। ओके, सो इससे पहले कि हम लोग इस एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करें, हमेशा हमारी अप्रोच ना इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर हम लोग पहली बार इस प्रॉब्लम को देखें, अभी तक हमने एक भी बार इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कहीं भी प्रॉब्लम पहले नहीं देखी है हमने, तो किस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, क्या मेथोडोलॉजी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रायर नॉलेज के बेसिस पे। अब आप लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक लेक्चर तो देखा हुआ है, राइट। वहां पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व किया था, वी ऑलरेडी सॉल्व्ड अ बंच ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड नाउ वी शुड थिंक कि क्या उस नॉलेज के बेसिस पे, हमने ऑलरेडी एक लेक्चर किया है, क्या वो नॉलेज कहीं ना कहीं यूजफुल थी भी या नहीं थी, क्या हम लोग उस नॉलेज का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात हमें फिगर आउट करने की कोशिश करनी है, राइट। ओके, सो देखो वहां पे हम लोगों ने कुछ इस तरह के फॉर लूप्स देखे थे। लेट्स से मैं कहता हूं इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, राइट। इस तरीके के कुछ फॉर लूप्स देखे थे, एंड देन लेट्स से वी डू समथिंग लाइक वैल्यू प्लस प्लस, राइट। अब इन तरीके के फॉर लूप्स में क्या होता था, किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी निकालते थे कि यार कितनी ऑपरेशंस ओवरऑल हो रही हैं हमारे साथ, राइट। अब या मैं कहूं कितनी इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तो इंस्ट्रक्शंस तो देखो क्या क्या है। आप एक बार इस आई वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, हर बार ये कंडीशन चेक करते हो, फॉर लूप के अंदर जाके पूरा का पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट करते हो, तो जितनी इंस्ट्रक्शंस फॉर लूप में गिवन है वो सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं, राइट। सो यहां पे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है फॉर लूप में, तो एक कंपैरिजन, एक इंस्ट्रक्शन और एक इंक्रीमेंट हर बारी लूप होता रहेगा, राइट। सो सबसे पहले जब i की वैल्यू 1 है, जब i 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे लिख देता हूं यहां पे कि इनिशियली i की वैल्यू 1 है, तो पहली आइट्रेशन में, फर्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से हम लोग i की वैल्यू को 2 पे इंक्रीमेंट करते हैं, नेक्स्ट आइट्रेशन में, सेकंड आइट्रेशन में हम लोग i की वैल्यू 2 कर देते हैं। देखो 1 से स्टार्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो पहली आइट्रेशन तो i की वैल्यू 1 के साथ हो गई, राइट। और उसके बाद मैं इंक्रीमेंट करता हूं, तो जब नेक्स्ट आइट्रेशन की बारी आ रही है तो i की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब i की वैल्यू 2 के साथ अगली आइट्रेशन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दोबारा एक बारी और इंक्रीमेंट होगा, तो i की वैल्यू 3 के साथ एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा होगा, राइट। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कहां तक जाएगा, लेट्स से अब i की वैल्यू n-1 है, i की वैल्यू n-1 है, तो n-1 के लिए ये एग्जीक्यूशन होगा, दोबारा हम लोग i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। i की वैल्यू n हो जाएगी, तो देखो अब nth आइट्रेशन पे आ गए हम लोग, i की वैल्यू n हो चुकी है, क्या n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है, जी हाँ है। फिर दोबारा हमने एक और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी, और इसके बाद हमने दोबारा इंक्रीमेंट करा, i की वैल्यू n+1 हो गई, और यहां पे अब लूप टर्मिनेट हो जाएगा, दिस विल टर्मिनेट द लूप, राइट। क्यों, क्योंकि अब n+1 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू n। तो आप जब तक i की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ n तक गए, आपकी n लूपिंग आइट्रेशंस कंप्लीट होती गई, आपने n बारी अपना लूप एग्जीक्यूट किया। लास्ट में जो ये nth आइट्रेशन थी, उसमें जब आपने ये वैल्यू प्लस प्लस कर दिया और उसके बाद इंक्रीमेंट किया, तो आप n+1 पे पहुंचे, आपने एक बार और कंपैरिजन करा, कंपैरिजन एक बार और हुआ और वो कंपैरिजन फेल कर गया, इस वजह से आप फॉर लूप से बाहर आ जाओगे। तो टोटल आइट्रेशंस कितनी हुई यहां पे, अगर मैं यहां पे लिखूं तो टोटल आइट्रेशंस
टोटल आइट्रेशंस हुई हमारे पास n, राइट। और ये जो कंपैरिजन हुआ, राइट, ये भी n+1 टाइम्स हुआ, ये n+1 टाइम्स हुआ। कैन आई से दैट? सो ओवरऑल अगर हम लोग को देखा जाए कि यार कितनी इंस्ट्रक्शंस हमने एग्जीक्यूट करी, तो तुम कह सकते हो कि यार n टाइम्स तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और ये कंपैरिजन एक बार और हुआ, जिसके बाद ये फॉर लूप फेल कर गया, राइट। तो आप कह सकते हो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ n इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई कंप्लेक्सिटी वाइज, राइट। सो हम लोग ऐसे फिगर आउट कर रहे थे। अब यहां पे सिचुएशन क्या है उसको देखने की बारी है। अब फिगर आउट करते हैं कि यहां पे हम लोग कैसे इवैल्यूएशन कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ ये वाली जो प्रॉब्लम है, यहां पे i की वैल्यू 1 है इनिशियली। सो पहली आइट्रेशन, जब आप लोग पहली आइट्रेशन में जाओगे, i की वैल्यू 1 है। क्या 1 n से छोटी है? जी हाँ, छोटी है, मान लेते हैं। और फिर हम लोग ये एग्जीक्यूट करेंगे और फिर डबल कर देंगे वैल्यू। यहां पे चेंज क्या आ रहा है? यहां पे हम लोग वैल्यू को डबल कर दे रहे हैं, राइट। सो पहली आइट्रेशन में, फर्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 है, आपने एग्जीक्यूशन करा। i की वैल्यू 1 है, आपने एग्जीक्यूशन करा। उसके बाद i की वैल्यू 1 से 2 हो गई, आपने 1 में 2 का मल्टीप्लायर डाला। देखो यहां पे 1 में 2 का मल्टीप्लायर डाला, अभी i की वैल्यू 1 है, 1 स्टार इक्वल्स टू 2 विल बिकम व्हाट? 2। i विल बिकम 2। उसके बाद आपने दोबारा एग्जीक्यूशन करा, उसके बाद 2 इंटू 2 हो जाएगा, दोबारा 2 का मल्टीप्लायर डलेगा i की पुरानी वैल्यू में। i की पुरानी वैल्यू अब 2 है, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। सो यहां आ जाएगा 4, राइट। 4 के बाद अगेन 8। तो तुम, अगर मैं इसको प्रॉपरली आइट्रेशन वाइज लिखूं, सो फर्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 है, उसके बाद i की वैल्यू 2 है सेकेंड आइट्रेशन में, देन i की वैल्यू 4 है थर्ड आइट्रेशन में, देन i की वैल्यू 8 है, आई वुड से फर्स्ट आइट्रेशन में, तुम ये कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग कह सकते हैं ये फोर्थ आइट्रेशन में आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कैन आई से दैट? राइट। इस तरीके से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब फाइनली मुझे कैलकुलेट करना है कि फाइनल कितनी आइट्रेशंस इसमें एक्चुअली एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि एक आइट्रेशन में आप ये वैल्यू प्लस प्लस करते हो, i की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हो और एक कंपैरिजन करते हो। एक आइट्रेशन में आप ये 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो टोटल कितनी आइट्रेशन है उससे हमारा कुछ कुछ काम बन जाना चाहिए, राइट। ओके, अब अगर हम लोग यहां पे ओवरऑल फिगर आउट करें, कैन आई से दैट कि अब हम यहां पे i की वैल्यू 1 है, 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 4 पे जा रहे हैं, 4 से 8 पे जा रहे हैं, 8 से 16 पे जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइनल जिस भी i की वैल्यू पे मैं टर्मिनेट करूंगा वो कुछ 2 रेज़ टू द पावर k के अप्रॉक्स ही होने वाली है, राइट। हम लोग देखो हमेशा 2 का मल्टीप्लायर दे रहे हैं, तो 2 के पावर में वैल्यूज इंक्रीमेंट होंगी, राइट। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, 1 को मैं कह सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 को मैं कह सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 1, 4 को मैं कह सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 2, 8 को कह सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 3, 16 को कह सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वैल्यू हो गई 2 रेज़ टू द पावर k, राइट। ये तो ऑलरेडी 2 की पावर में है, और मैं ये जानता हूं कि फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू 2 रेज़ पावर 0 थी, अगली आइट्रेशन में वैल्यू 2 रेज़ पावर 1 थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर ये वैल्यू हमारी फर्स्ट आइट्रेशन में है, ये वैल्यू हमारी सेकेंड आइट्रेशन में है, ये वैल्यू हमारी थर्ड आइट्रेशन में है, ये वैल्यू हमारी फोर्थ आइट्रेशन में है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी हमें ये कैलकुलेट करके लानी है, राइट। तो तुम देखो, क्या मैं कह सकता हूं ये वैल्यू हमारी k प्लस 1th इटरेशन में आ रही होगी, क्योंकि देखो फाइनली 2 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 चलेगा, 2 रेज़ पावर k माइनस 1 से तुम 2 रेज़ टू द पावर k पे जाओगे, राइट। एंड देन 2 रेज़ पावर k से अगेन 2 रेज़ पावर k प्लस 1 पे जब जाओगे तो टर्मिनेट हो जाएगा लूप। ये 2 रेज़ टू द पावर k तुम्हारी फाइनल वैल्यू होने वाली है, सच दैट यू आर गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू n, राइट। देखो दोबारा देखो मैं क्या कहता हूं, तुम फर्स्ट आइट्रेशन में 2 रेज़ टू द पावर 0 हो, तुम सेकेंड आइट्रेशन में 2 रेज़ पावर 1 हो, थर्ड आइट्रेशन में 2 रेज़ टू द पावर 2 हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो फाइनली किसी k प्लस 1th आइट्रेशन में 2 रेज़ टू द पावर k होगे। और क्यों मैं कह रहा हूं ये फाइनल वैल्यू होगी, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर k वो फाइनल वैल्यू होगी जब आप लेस देन और इक्वल टू n हो और आप दोबारा लूप एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि इसके बियॉन्ड जब आप 2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 पे इंक्रीमेंट कर जाओगे, जब आप 2 रेज़ पावर k प्लस 1 पे इंक्रीमेंट कर जाओगे, हम मान के चलेंगे ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो
k की वैल्यू हम लोग यहां से फिगर आउट कर सकते हैं. अगर मैं टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं log ले लूं, so this will be log of base 2. I'm considering base 2 log. Base 2 of 2 raised per k less than equal to log of n to the base 2. राइट. इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, k log 2 to the base 2 is less than or equal to log of n to the base 2. k is less than or equal to log of n to the base 2 because this value is going to be 1. राइट. तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे वैल्यू आ गई कि k की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा log of n to the base 2 होने वाली है. k is less than or equal to log of n to the base 2. इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा भी k की वैल्यू कुछ होगी तो log of n to the base 2 होगी. और टोटल आइट्रेशंस हम लोग कितने कर रहे हैं, k plus 1 आइट्रेशंस कर रहे हैं. सो कैन आई से टोटल इटरेशंस विल बी लेस देन और इक्वल टू log of n to the base 2 plus 1. राइट. k की वैल्यू यहां पे मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं इनइक्वालिटी के साथ. और ये लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा मेरी वैल्यू log of n to the base 2 plus 1 होगी. और ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है, वर्स्ट केस में आप या तो log of n to the base 2 plus 1 जाओगे या उससे कम ही रहोगे. So can I say I can write this whole term here as order of log of n. अब तुम कहोगे log of n क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो प्लस 1 वाली तो कांस्टेंट टर्म है, लोअर डिग्री टर्म को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे. और log of n to the base 2 का हम लोगों को यहाँ पे बेस लिखने की जरूरत नहीं है. बेस लिखने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको log of n to the base 2 को मान लो किसी और बेस में कन्वर्ट करना है, log n base 3 में कन्वर्ट करना है, तो आपको बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर देना होगा. राइट. सो कांस्टेंट मल्टीप्लायर किसका होगा, आप log of n to the base 2 से 3 में जाना चाहते हो, 3 से 2 में जाना चाहते हो, इसके लिए आप log of 3 to the base 2 से डिवीजन कर सकते हो. एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर से हमारा काम हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं. अगर कांस्टेंट मल्टीप्लायर से काम हो जाएगा तो ये तो बेस एग्नोस्टिक रहा. राइट. बेस आप कुछ भी लिखो दूसरे बेस में कन्वर्ट तो कांस्टेंट मल्टीप्लायर से हो जाएगा. कांस्टेंट्स हम लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए जब भी हम लोग बिग ओ नोटेशन में लॉग की टर्म लिखते हैं हम लोग बेस अवॉइड करते हैं. हम लोग ये बेस नहीं लिख रहे होते हैं, हम लोग सीधा लिखते हैं लॉग एन. इससे क्या पता लगता है कि इस फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन. कैसे होगी, आप फर्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 2 रेज पर 0 रखते हो, सेकंड आइट्रेशन में i की वैल्यू 2 रेज पर 1 रखते हो, थर्ड आइट्रेशन में i की वैल्यू 2 रेज टू द पावर 2 रखते हो, किसी k प्लस 1 आइट्रेशन में i की वैल्यू 2 रेज पर k रखते हो. और ये 2 रेज पर k फाइनल वैल्यू होती है जब आप लेस देन और इक्वल टू n हो. इसके बियॉन्ड 2 रेज पर k प्लस 1 k प्लस 2 सब n से बड़ा है. सो मैं कहता हूं दिस इज द फाइनल वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू n. मैंने इसे यहां पे सिंप्लीफाई करा, k की वैल्यू बिकम्स लेस देन और इक्वल टू log of n to the base 2. एंड उसे जैसे ही मैं यहां पे फिगर आउट करता हूं कि k प्लस 1 आइट्रेशंस थी तो टोटल आइट्रेशंस की इनइक्वालिटी ये बन जाएगी. एंड दैट्स बिग O ऑफ ऑर्डर ऑफ log n. एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को तुमने देखा कि हमने सिमिलर अप्रोच से सॉल्व किया, पुराने वाले क्वेश्चन के अप्रोच से सॉल्व किया कि कितनी आइट्रेशंस बन रही हैं. बस आइट्रेशंस को विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा तरीका अलग था. पिछली बार आप 1 से 2 जा रहे हो, 2 से 3 जा रहे हो, आप हमेशा प्लस 1 दे रहे हो हर वैल्यू में, i की हर वैल्यू में प्लस 1 डाल रहे हो. तो फाइनल जो i की वैल्यू जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है वही आपके टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस बन रही है. बट यहां पे फाइनल i की वैल्यू तो 2 रेज पर k है, पर आइट्रेशंस कितनी है, k प्लस 1 है. तो इस k के फैक्टर के बेसिस पे आइट्रेशंस हमारी कैलकुलेट हो रही है. राइट. सो ये था ये सवाल कंप्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का जब हमारे पास i स्टार इक्वल टू 2 रहता है. राइट. सो आगे अभी इस लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि और डिफरेंट केसेस में, थोड़े और ट्रिकी केसेस में किस तरीके से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलो यार अब अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर हॉप ऑन करते हैं. राइट. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास ऑलरेडी स्क्रीन पे विजिबल है. राइट. तो हमारे पास ये कोड स्निपेट है और हमें इस कोड स्निपेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके लानी है. सो अगेन आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें. लास्ट प्रॉब्लम में ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं. सो अभी तक जो भी कुछ हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ा है उस सारी नॉलेज के बेसिस पे try to solve this question and see if you are able to get the correct answer, because now we are going to start the discussion to the solution to the problem. ठीक है. तो देखो अगेन काफी सिमिलर सा कोड है. एक फॉर लूप है हमारे पास, i की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, i लेस देन और इक्वल टू n तक जा रहा है. एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ डूइंग i स्टार इक्वल्स टू 2, व्हाट वी आर डूइंग i प्लस इक्वल्स टू i. मतलब if let's say the value of i is 2, so the next value will be what, 2 plus 2, because you are going to add it to itself, right? And then you do val plus plus, you have initialized a val. So what will be the time complexity?
Now, before we move forward and consider the time complexity, let's try to see how I is hopping on. So let's say we are going to write here values of I. Okay. So initially the value of I is equals to 1, right? Let me write it with green. The value of I was 1, right? And let me write iteration number. Okay. So before we actually started, in the first iteration, the value of I was 1, right? Then in the next iteration, the value of I incremented. How? I was equals to 1, you did I plus equals to I. That means you wanted to add 1 to I, and I was already 1. So if you want to add 1 to I and I is already 1, this is 1 plus 1, 2. Right? Just think about it, right? Whatever you have a value, you add to itself. So if you have, let's say, some value x and you add x to it, this becomes 2x, right? So can I say I plus equals to I can be technically replaced by I is equals to 2 into I, right? Because if you have, let's say, a value x and you add x to itself, it becomes 2x, right? So if you do x is equals to x plus x, that is saying x is equals to 2x, right? And I equals to 2i, we have already solved, because I star equals to 2 is what? I is equals to 2 into I. This is I star equals to 2. So both of the problem becomes absolutely same to same, right? And we can even verify this, because let's say in the next iteration, the value of I will become 1 plus 1, 2. Then in iteration number 3, the value of I will become 2 plus 2, 4. In iteration number 4, it will become 4 plus 4, 8. In iteration number 5, it will become 8 plus 8, 16, and so on and so forth. In some kth iteration, it will become, or let's say in some mth iteration, it will become some value k. And you can see here as well, right? You can write it as 2 raised to the power 0. You can write this as 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, so on and so forth. And this can be written as 2 raised to the power m, because every number we are representing as 2 raised to the power iteration number, right? So iteration is 3. So this is, this term is going to be, next term is going to be 2 raised to the power 3, right? Something like this. So till the last it will go. So in the first iteration, 2 raised per 1, second iteration, sorry, first iteration 2 raised per 0, second iteration 2 raised per 1, third iteration 2 raised per 2, fourth iteration 2 raised per 3, fifth iteration 2 raised to the power 4. So technically you can say in the mth iteration we are doing 2 raised per n minus 1. So this counting you can do from anywhere. Like if you consider this as iteration number 0, then it will go in the other manner, right? So you can see the same expression we are getting, right? Finally you are getting 2 raised to the power m, or something like 2 raised per m minus 1 is what? 2 raised per m only. 2 raised to the power m is less than or equal to m. M will be less than or equal to log n. The total number of iterations are m. So here also the complexity will be log n. But the main thing to carefully analyze was this problem was same to same as the previous problem. When you do I plus equals to I, you are technically doing I is equals to 2 into I. And that's what we did in the previous problem. So the time complexity of this solution is also going to be log n. Easy peasy. You don't have to think a lot. If you have observed this, even if you don't observe this, you can just write the values of I and the number of iteration and things will be done. So I hope the overall problem is clear to everyone. ये बात अगर आपको समझ में आ रही है, so let's move to our next problem. ठीक है यार, तो अब अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं, और ये वाली प्रॉब्लम सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तक दोनों जो प्रॉब्लम करी उससे थोड़ी ये डिफरेंट प्रॉब्लम है. सो टेक्निकली अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे थोड़े नेस्टेड लूप्स हैं, साथ ही साथ 2 के मल्टीप्लीकेशन का भी फैक्टर है. सो इंटरेस्टिंग तो बनने वाली है प्रॉब्लम. सो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे अब तुम वीडियो को पॉज कर दो, सोचो 2 से 3 मिनट लगा के इस प्रॉब्लम के बारे में सोचो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्योंकि दिस विल हेल्प यू टू बी मोर कॉन्फिडेंट, राइट? तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा. जितने तुम प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रॉब्लम्स को तुम अटेम्प्ट करोगे, उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? सो आई होप कि एक फेयर अटेम्प्ट सबने देने की कोशिश करी होगी. नाउ लेट्स सी कि सॉल्यूशन क्या होगा इस प्रॉब्लम का. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. सो देखो, फर्स्ट लाइन तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑपरेशन लगेगा एक वेरिएबल इनिशियलाइज करने में. ये इनपुट के साथ चेंज नहीं होने वाला है, सो इसको अवॉइड करेंगे. यहाँ पे हमारे पास एक फॉर लूप है. फॉर लूप के अंदर हमारे पास एक नेस्टेड फॉर लूप है, राइट? तो इसको हम लोग अभी के लिए कहेंगे आउटर. इसको आउटर लूप कहो, इसको तुम इनर लूप कहो. ठीक है, चलो. अब आउटर लूप 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है. सो डेफिनेटली ये फॉर लूप किसी ना किसी तरह n की वैल्यू पे तो डिपेंडेंट है. सो इनपुट के साथ चेंज तो होने वाला है, तो कंसिडर तो करना चाहिए. ठीक है, अब 1 से लेकर n तक जाएगा,
और हर बारी आई की वैल्यू हम लोग स्टार इक्वल्स टू 2 कर देंगे। तो अगर इंटरनल फॉर लूप हमारे पास नहीं होता तो ऐसी प्रॉब्लम तो हमने ऑलरेडी सॉल्व करी हुई है। बट अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि आई की हर वैल्यू के लिए, लाइक आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए, देन इन नेक्स्ट आइट्रेशन आई की वैल्यू 2 के लिए, देन नेक्स्ट आइट्रेशन आई की वैल्यू 4 के लिए, आई की हर वैल्यू के लिए हमारे पास इंटरनल एक फॉर लूप है जो कि उस आई पे डिपेंड करता है, राइट? तो अब हमें यहां पे नंबर ऑफ आइट्रेशंस कैलकुलेट करनी है कि कितनी आइट्रेशंस हुई। अब ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या करना चाहिए कि यार अगर तुम्हारे पास नेस्टेड फॉर लूप्स हैं तो दोनों फॉर लूप्स मिलके साथ में चल रहे होंगे, एक फॉर लूप की वैल्यू से दूसरा फॉर लूप इफेक्ट हो रहा है, और साथ ही यहाँ पे एक वैल प्लस प्लस की टर्म है। तो अब ये वैल प्लस प्लस ये जो टर्म है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि आई की हर वैल्यू के लिए इंटरनल फॉर लूप चलेगा, और जब भी इंटरनल फॉर लूप चलेगा ये वैल प्लस प्लस चलेगा। तो वैल प्लस प्लस ये नंबर ऑफ, ये ऑपरेशन कितनी बार होने वाली है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दिस ऑपरेशन इज गोइंग टू बी डन, ये बात अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें वही होगा नंबर ऑफ आइट्रेशंस, है ना? क्योंकि फॉर लूप की आइट्रेशंस एक्चुअली किस पे इफेक्ट करती हैं, वैल प्लस प्लस पे। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा फॉर लूप है एंड यू डू वैल प्लस प्लस, तो यहाँ पे कितनी आइट्रेशंस होंगी? फॉर लूप n बार चल रहा है, और टेक्निकली स्पीकिंग वैल प्लस प्लस भी कितनी बार हो रहा है, n बार हो रहा है, तो यहाँ पे n आइट्रेशंस है। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर दो फॉर लूप है तो दोनों फॉर लूप के मिक्स से होने के बाद वैल प्लस प्लस चल रहा होगा, नेस्टेड होने की वजह से वैल प्लस प्लस चल रहा होगा, तो हमें ये देखना है ये वैल्यू कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाली है, ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाली है। चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ना एक टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, टेबल से बहुत ही सही समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है? सो लेट्स से द वैल्यू ऑफ आई, राइट, फॉर द वैल्यू ऑफ आई द वैल्यू ऑफ जे एंड देन आइट्रेशन नंबर, ठीक है? चलो देखते हैं। कूल। नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज 1, when the value of I is 1, j starts with 1, and what do you say? J less than or equal to I, and I is what? 1. So when I is 1, j starts with 1 and j is less than or equal to 1, j plus plus, right? This condition holds true. So val plus plus will be done once. So j is 1, and in the first iteration we do val plus plus, okay? And that's it, and that's it. When I is 1, val plus plus will happen only once, right? This operation will work only once. So here also I'm writing total iterations, okay? So when I was 1, j only iterated once. Cool. Now let's say I becomes 2. When I becomes 2, j starts from 1, j is less than or equal to 2, j plus plus. Why I becomes 2? Because we are giving a multiplication of 2, so 2 into 1 is 2. So in the next iteration I will become 2. Now when I will become 2, the for loop here will be j less than equal to 2, right? So technically, and we are doing j plus plus, so internal for loop will work how many number of time? 2 times. That is, initially j is 1, this is iteration number 2, then in the next iteration j will increment to 2, this is iteration number 3, and then j will increment to 3, but that is not going to happen, so this for loop will end again, right? So for the value of I is equals to 2, like when I goes from 1 to 2, the internal for loop works twice. Fair enough. Now in the next, now this for loop ends, we will go back to I. Due to this for loop, when I was 2, we did 2 iterations. You can see here 1 and then 2 more iterations. Now I becomes 2 into 2, 4. I becomes 4. If I becomes 4, j starts with 1, j less than equal to 4, j plus plus. So technically the internal for loop is making val plus plus execute 4 times, right? That is, j starts with 1, 2, 3, 4. Iteration number 4, 5, 6, 7. That means you got 4 more iterations. Then in the next iteration 4 into 2 will be what? 8. So j will start with 1, j is less than equal to 8, j plus plus. So from 1 to 8 we are going to do 8 iterations. So 1, 2, so on and so forth up till 8. So technically we will do 8 iterations and so on and so forth. ये बात समझ में आ रही है, राइट? सो लेट मी रिपीट, देखते हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आउटर फॉर लूप से देखते हैं। जब आउटर फॉर लूप में आई की वैल्यू 1 है तो हम इनर फॉर लूप में आए,
j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल टू 1, j प्लस प्लस। तो टेक्निकली ये इनर फॉर लूप एक ही बार एग्जीक्यूट होने वाला है, तो एक आइट्रेशन लगेगी, मैंने लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन आई की 1 से कहां जाएगी, 2 पे जाएगी, क्योंकि हम 2 का मल्टीप्लीकेशन दे रहे हैं। सो आई की वैल्यू 2 हो गई। जब आई की वैल्यू 2 हो गई है, सो j 1 से स्टार्ट होगा, j लेस देन और इक्वल टू 2 तक जाएगा, j प्लस प्लस लीनियरली इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो 1 से 2 जाने में आपको 2 आइट्रेशंस लगेंगी, और तुम देखो मैंने यहाँ पे 2 आइट्रेशंस ड्रॉ भी करी हैं कि पहले j1 होगा फिर j2 होगा, तो आइट्रेशन नंबर 2 और आइट्रेशन नंबर 3 खर्च हो जाएंगे। सो टेक्निकली यहाँ पे एक आइट्रेशन हुई, यहाँ पे 2 आइट्रेशंस हुई। तो देखो मैंने नंबर ऑफ आइट्रेशंस, बिकॉज हमारी कंप्लेक्सिटी एनालिसिस नंबर ऑफ आइट्रेशंस पे डिपेंड करती है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। और सही बात है, ये 2 लिख देना सही बात है, क्योंकि 2 आइट्रेशंस थी व्हेन j की वैल्यू, i की वैल्यू 2 थी। ठीक है, चलो अब सोचते हैं। नाउ जब i की वैल्यू 2 से दोबारा 2 इंटू 2 होगी, तो i की वैल्यू 4 बन जाएगी। सो j गोज फ्रॉम 1 टू 4। अब 1 से 4 j प्लस प्लस करके आपको 4 आइट्रेशंस लगेंगी। सो मैंने 4 आइट्रेशंस ऐड कर दिए, एंड यू कैन हेयर ऑल्सो सी कि हमें 4 आइट्रेशंस लगी, इटरेशन नंबर 4 5 6 7, 1 से 4 तक जाने के लिए, राइट। एंड देन सिमिलरली हमें 8 आइट्रेशंस भी लगेंगी, सिमिलरली हमें 8 आइट्रेशंस भी लगने वाली हैं, राइट। सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अब इसके ऊपर ही बात करनी है हमें, इसी एक्सप्रेशन के ऊपर बात करनी है कि यार टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस आई हमारी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये फाइनल वैल्यू क्या होगी, ये सीरीज एंड किस पे होगी, ये सीरीज एंड होगी, देखो this can 1 can be written as 2 raised to the power 0, 2 can be written as 2 raised to the power 1, 4 can be written as 2 raised to the power 2, 8 can be written as 2 raised to the power 3, and so on and so forth। हमें फिगर आउट क्या करना है, लास्ट वैल्यू। अब अगर तुम ध्यान से देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो हमारे पास 4 आइट्रेशन, दैट इज 2 रेज टू द पावर 2 आइट्रेशन कब आ रही है, जब हमने i को 2 बार इंक्रीमेंट कर दिया। तो देखो हमारे पास 2 रेज टू द पावर 2 आइट्रेशन आ रही है। जब i को तीसरी बार इंक्रीमेंट किया, तो हमारे पास 2 रेज टू द पावर 3 आइट्रेशन आ रही थी। देखो 1 से लेकर 8 तक 8 आइट्रेशन है, दैट इज 2 रेज टू द पावर 3। सो अगर if i is multiplied k times, अगर i को k टाइम्स मल्टीप्लाई किया, सो कैन आई से फाइनल वैल्यू विल बी व्हाट, 2 रेज टू द पावर k, राइट, where k is number of times I is multiplied, right? Okay, now just think about it, just think about it. This value I, this went from 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, right? This value went from 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, and we can write a term like this: 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, and so on and so forth, 2 raised to the power k, right? Now if you sum this up, this is what, a GP, geometric progression. And what is the sum of a GP? GP का sum क्या होता है, a into 2 raised to the power number of terms, that is n minus 1 upon 2 minus 1, where 2 is what, the multiplicative factor। यहाँ पे तुम देखो 2 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। और पहला टर्म क्या है, a क्या है 1, 2 raised to the power 0। सो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, दिस विल बी व्हाट, 1 into 2 raised to the power, कितनी टर्म्स हैं, k plus 1 टर्म्स है, 0 से k तक हमारे पास k plus 1 टर्म्स है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे 2 raised to the power k टर्म्स लिख सकते हो अप्रोक्स फॉर्म में, -1 अपॉन 2 minus 1, 2 minus 1 तो 1 ही हो जाएगा। सो कैन आई से दिस टोटल सम इज व्हाट, 2 raised to the power k -1, राइट। ओके, नाउ वी वांट टू समहाउ रिप्रेजेंट k इन टर्म्स ऑफ n, बिकॉज n ही हमारा इनपुट है। अब k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी, ये सोचने की बात है, ठीक है। सो यहां पे अगर हम i के रिस्पेक्ट में देखें, तो हमने ये k वैल्यू फिगर आउट कैसे करी थी, i k टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, i k टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 से 2, 2 से 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर k टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट टर्म क्या होगी, 2 रेज टू द पावर k होगी, राइट।
and 2 raised to the power k will be less than or equal to n, which says taking log both sides, this will be k will be less than or equal to log of n to the base 2, राइट अगर दोनों साइड log ले लेंगे तो सिमिलर टर्म आएगी कि k की वैल्यू इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस 2, राइट. एंड इफ यू पुट इट हियर, हमारी टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज व्हाट, 2 रेज टू द पावर k माइनस 1. माइनस 1 का फैक्टर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इन बिग ओ नोटेशन कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग अवॉइड करेंगे. एंड द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, k can be as big as log of n to the base 2. So if you apply that value here, log of n to the base 2, what is 2 raised to the power log of n to the base 2? This is n. So the time complexity is going to be order of n. Right? You might get a feeling initially that it might be log n or n log n something, but the complexity came as order of n. This is the correct answer. And let me repeat myself. देखो शुरू से देखते हैं, ठीक है. आई नो बहुत सारे कंपोनेंट थे, तो एक बार दोबारा ट्राई लेने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रही थी. सो देखो प्रॉब्लम में हमारे पास एक आउटर लूप है, वो आउटर लूप इनर लूप को गवर्न करता है, और इन दोनों लूप को मिला के हम लोग वैल प्लस प्लस करते हैं. सो मेरा क्लेम ये था कि ये जो वैल प्लस प्लस वाली सिचुएशन है, ये वैल प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट है, ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है. अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है तो मैं टोटल आइट्रेशंस निकाल पाऊंगा. अब जब i की वैल्यू 1 थी तो इनर लूप एक ही बार चलता है, क्योंकि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल टू 1, j प्लस प्लस, इनर लूप एक ही बार चलता है, तो ये वैल प्लस प्लस एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ. फिर जब i की वैल्यू 1 से 2 हुई, 2 क्यों हुई, क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई देना है i में. जब i की वैल्यू 2 हो गई तो इनर लूप 2 बार चला 1 से 2 तक, तो 2 आइट्रेशन करी होगी इसने. देखो यहाँ पे 2 आइट्रेशन करी, आइट्रेशन नंबर 2 और आइट्रेशन नंबर 3, 2 आइट्रेशन करी टोटल, राइट. आई की वैल्यू 1 थी तो पहली आइट्रेशन करी, एक ही आइट्रेशन हुई. आई की वैल्यू 2 हुई तो जे ने 2 और आइट्रेशंस करी, तो आइट्रेशन नंबर 2, आइट्रेशन नंबर 3, सो यू कैन से 2 और आइट्रेशंस करी. जब आई की वैल्यू 2 से 4 हो गई, बिकॉज आपने मल्टीप्लाई बाय 2 दिया, सो जे का लूप 1 से 4 तक चलने लग गया. तो अब दिस टाइम कितनी आइट्रेशंस और हो जाएंगी, थर्ड के बाद 4 और आइट्रेशंस हो जाएंगी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, 4 और आइट्रेशन हो जाएंगी, 4 और आइट्रेशन हो जाएंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, फिर 8, फिर 16 एंड सो ऑन. तो हमने कहा कि लेट से कुछ ऐसी सीरीज बन जाएगी 1 + 2 + 4 + 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब हमें लास्ट टर्म कैलकुलेट करके लाना है. लास्ट टर्म पे क्या लिखा होगा सोचते हैं. अब हमने सोचा आई की वैल्यू जब 1 है तो एक आइट्रेशन हो रही है, जब 2 है तो 2 और आइट्रेशन हो रही हैं, राइट. जब आई की वैल्यू 1 है, राइट, तो 2 रेज़ टू द पावर 0 आइट्रेशन हो रही है. जब आई की वैल्यू 2 है, और वी कैन से जब आई की वैल्यू 0 है तो 2 रेज़ टू द पावर 0 आइट्रेशन हो रही है. आई की वैल्यू 1 है तो 2 रेज़ टू द पावर 1 आइट्रेशन हो रही है. सी ये तो इनिशियल स्टार्ट है ना आई का, इसके बाद पहली आइट्रेशन अगर हम 0 से आइट्रेशन काउंट कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो सेकेंड आइट्रेशन में 2 रेज़ टू द पावर 2, थर्ड आइट्रेशन में 2 रेज़ टू द पावर 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो किसी kth आइट्रेशन में 2 रेज़ टू द पावर k हो जाएगा, राइट. कि किसी kth आइट्रेशन में हम लोग टोटल 2 रेज़ टू द पावर k ऑपरेशंस और 2 रेज़ टू द पावर k इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे. इन सारी इंस्ट्रक्शंस को अगर मैं टोटल कर दूं मेरा आंसर आ जाएगा. अब ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मैंने फॉर्मूला यहां लिख दिया है, फॉर अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ 2, दैट इज a इंटू 2 रेज़ टू द पावर n - 1 अपॉन 2 - 1. वैसे जनरली 2 की जगह क्या होता है, r रेज़ टू द पावर n होता है, यहाँ पे r की वैल्यू 2 है, ठीक है. इसको सम करने के बाद हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है 2 रेज़ पर k - 1. अगर आपने कुछ समेशन में एक आधी मिस्टेक भी करी है जिससे कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट्स अवॉइड होने वाले हैं. सो स्टिल बट दिस इज करेक्ट, 2 रेज़ टू द पावर k - 1. अब इस टर्म को मुझे ऑर्डर n के फॉर्म में लिखना है क्योंकि n ही इनपुट है. सो किसी तरह k को n के फॉर्म में लिखना है. अब k क्या था कि i कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स i इज मल्टीप्लाइड. सो नाउ इफ i इज मल्टीप्लाइड k टाइम्स, what will be the final value? Final value will be somewhere around 2 raised to the power k, and we know that this final value is going to be less than or equal to n. That's the for loop of I. So if 2 raised power k is less than equal to n, k is less than equal to log of n to the base 2. Simple thing, we have already done this before. And then what we can do, we can put that value, that biggest value of k can be what, log of n to the base 2. K can never exceed log of n to the base 2. So in the worst case, k can go to log of n to the base 2. Let's put it here.
2 raised to the power log of n to the base 2 is what? N. Simple logarithmic identity. And hence we can say that for this code snippet, the time complexity is order of n. And of course, you can see space complexity is order of 1 or constant because we have not taken any other data structure. So I hope the overall logic is clear to everyone. Again, emphasizing with the fact that we have to figure out कि कितनी iterations होने वाली है. हमें number of iterations से फर्क पड़ता है. Number of iterations निकालने के लिए आप हमेशा जितनी deep nested statement है उसे देखो कि ये statement कितनी बार execute हो रही है, वही पता लगेगा कि हमारा total number of iterations क्या है, क्योंकि यहाँ पे for loop nested है, right? Outer for loop inner for loop को govern कर रहा है, तो overall number of iterations दोनों को मिला के आने वाली है. That's why हमने ये equation भी लिखी. So I hope the overall problem is clear to everyone. तो यार आई होप कि अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं वो सारी आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं. किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको कोई भी डाउट है सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाले क्वेश्चंस को एक बारी दोबारा विजिट कर लो, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग थोड़े से और इंटरेस्टिंग, थोड़े से और ट्रिकी सवाल सॉल्व करने वाले हैं, राइट? सो हम लोग थोड़े और कोड स्निपेट्स देखेंगे जिसकी हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करने वाले हैं. जो ये कोड स्निपेट्स होने वाले इसमें थोड़ा सा और आपका मैथमेटिकल एनालिसिस रहेगा और ये आपके फाउंडेशंस को थोड़ा और बेटर, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की तरफ आपके लिए एक और स्टेप रहने वाला है. सो 2 से 3 प्रॉब्लम अप्रॉक्सीमेटली हम लोग सॉल्व करेंगे अब यहाँ से, और जो कि थोड़ी और ट्रिकी होने वाली है. सो सिट बैक टाइट एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द न्यू प्रॉब्लम्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो अगली प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ऑलरेडी है, राइट? दिस इज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू. ये हमारे पास एक कोड स्निपेट है और इस कोड स्निपेट की हमें कैलकुलेट करनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. 4 ऑप्शंस गिवन है, थोड़ा एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? बट ओवरऑल एनालिसिस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है और अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन हमारे पास एक नेस्टेड लूप है. नेस्टेड लूप से मिलता हुआ एक सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. सो कंसेप्ट वही रहने वाला है, राइट? हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रोग्रामिंग में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन सकते हैं, कोड बहुत तरीके से लिखे जा सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स तो लिमिटेड ही हैं, राइट? कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो पहली लाइन लिखी है इंट वैल इज इक्वल्स टू 0. अब सोचने की बात क्या है कि इनपुट तो हमारा है n, राइट? इनपुट हमारे पास n वैल्यू, राइट? अब इनपुट के रिस्पेक्ट में ये पहली स्टेटमेंट तो कभी भी चेंज नहीं हो रही, राइट? ये हमेशा एक ही बार एग्जीक्यूट होती है. ऐसा तो नहीं है कि n की वैल्यू बड़ी है तो ये स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है. सो टेक्निकली स्पीकिंग दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वंस. सो टेक्निकली दिस इज लाइक कांस्टेंट, और कांस्टेंट्स को तो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, राइट? ठीक है. नाउ वी हैव अ नेस्टेड लूप. इस नेस्टेड लूप में वी हैव वन आउटर लूप. दिस इज वन आउटर लूप and this is one inner loop. Okay, now considering this fact कि अब हमारे पास एक आउटर लूप है, इनर लूप है, हम लोग दोबारा सेम कंसेप्ट लगाएंगे नेस्टेड लूप्स की कंप्लेक्सिटी के लिए. तो नेस्टेड लूप से मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यार आउटर लूप गवर्न करता है या कि मैं कहूं कंट्रोल करता है कि इनर लूप की आइट्रेशंस कितनी होने वाली हैं, राइट? सो अब देखने की बात क्या है, जब भी हम लोग i की वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी इंस्टेंस पे i की वैल्यू हो गई है 2, अब i की वैल्यू 2 के बेसिस पे ये जो इनर फॉर लूप है ये रीस्टार्ट होगा, ये दोबारा नया चलेगा जो कि j इज इक्वल्स टू n, j ग्रेटर देन i लिखा है तो j ग्रेटर देन 2 तक चलेगा, राइट? सो जब भी i की वैल्यू चेंज होगी तो इनर लूप रीस्टार्ट होगा एंड बेस्ड ऑन इनर लूप हम लोग ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे. तो जब i की वैल्यू बदल रही है उससे इनर लूप की आइट्रेशंस बदल जाती हैं. इनर लूप की आइट्रेशंस बदलने से ये वैल प्लस प्लस कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है वो बदल जाता है. तो हमें बस ये देखना है कि ये इंस्ट्रक्शन वैल प्लस प्लस कितनी बार एग्जीक्यूट होती है, राइट? ओके, सो लेट्स सी. i की वैल्यू जब 1 है, जब i की वैल्यू 1 है तो इनर लूप n से स्टार्ट होकर j ग्रेटर देन 1 तक जाएगा, राइट? इट विल गो टिल j ग्रेटर देन 1. सो n से लेकर 1 आप लोग जा रहे हो और हर बारी j माइनस माइनस कर रहे हो, दैट मीन्स 1 का डिक्रीमेंट है, हर बारी वैल्यू 1 का डिक्रीमेंट है. फॉर एग्जांपल n से आप n माइनस 1 जा रहे हो, n से आप n माइनस 1 जाते हो, फिर आप n माइनस 2 जा रहे हो, फिर उसके बाद आप n माइनस 3 जा रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फाइनली आप 1 पे पहुंचते हो. तो एक आइट्रेशन में आप 1 यूनिट का रिडक्शन देते हो, अगली आइट्रेशन में फिर 1 यूनिट का रिडक्शन देते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो कैन आई से
for I is equals to 1, for I is equals to 1, if you are going from j greater than 1, so technically speaking, if you are going from n to j greater than 1, technically you are going to 2, right? Because this is not equals to, so we should consider that. So for I is equals to 1, j will go from n to 2, right? Because it should be greater than 1. So in how many iterations j will go from n to 2? If every time n is decremented by 1 or j is decremented by 1, it will take n minus 1 iterations. So we can say total iterations is equals to, so when I is equals to 1, जब i की वैल्यू 1 है तो इस लूप को इनिशिएट करने में टेक्निकली आपने ये दो आइट्रेशंस लगाई होंगी, एक बार ये लगाएंगे और जब ये इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो ये लगाएंगे. सो टेक्निकली यहाँ पे दो आइट्रेशंस हैं प्लस इंटरनल तुम्हारे पास n आइट्रेशंस हैं, या मैं कहूँ n माइनस 1 आइट्रेशंस हैं, राइट? सो अप्रॉक्सीमेटली ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, राइट? लूप इनिशिएट कर रहे हैं, राइट? आई की वैल्यू को तो बस इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे होंगे. सीधा इंटरनल लूप देखते हैं. इंटरनल लूप n माइनस 1 टाइम्स चल रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट n माइनस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है. हमेशा नेस्टेड लूप में यही देखना है कि जो तुम्हारा फाइनल इंस्ट्रक्शन सेट है जो नेस्टेड लूप के अंदर है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है. सो जब i की वैल्यू 1 है तो वैल प्लस प्लस हम लोग n माइनस 1 टाइम्स करेंगे. सो i की वैल्यू 1 से डेफिनेटली n माइनस 1 आइट्रेशंस चलेंगी. ओके, उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और i 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम वी आर गिविंग अ मल्टीप्लायर ऑफ 2. अब अगर i की वैल्यू 2 हो गई है, i की वैल्यू 2 हो गई है, सो j will start from n again. You can see j starts from n and j goes greater than I. So I is 2, so it will go greater than 2. So now it goes to 3, right? What value is just greater than 2? 3. So n will j will start from n and end at 3. So how many iterations are these? In order to go from n to 3, that is from n you go to n minus 1 because you decrement by 1, then n minus 2 because again you decrement by 1, so on and so forth up till 3. Can I say these are total n minus 2 iterations? So can I say when I is equals to 2, we execute n minus 2 iterations. After that, I increments itself to I is equals to 4 because always we are giving a multiplier of 4. That means this becomes j is equals to n, j greater than 4. This is greater than I, right? This symbol is greater than, so j becomes greater than 4, right? So if n is going from j is going from n to 4, how many iterations are there? J goes from n to, let's say, greater than 4, right? What is greater than 4? You can say it will go till 5. And how many iterations are these? This is going to add, this is going to add n minus 4 iterations. You might be thinking how. Just think about it. If the, let's say the value of n is 10, so j starts with 10, j has to be greater than 4. So from 10 it will go to 9, 8, 7, 6, 5. It cannot go beyond 5 because 4 is not greater than 4. 5 is greater than 4, but 4 is not greater than 4, and the condition is of greater than. That means from 10 to 5 it will go. So how many iterations it has to take, right? So if you will see, in one iteration it goes here, second, third, fourth, fifth, right? So this is going to go from 10 to 4. So how many iterations it is going to take? Can I say 10 minus 4? Right, in the first iteration it is 10, then in one more iteration it goes to 9, then 8, 7, 6, 5, and that's it. So these are total technically 6 iterations, that is 10 minus 4, right? So we are going to write n minus 4 here. Then I increments itself to 8. So j goes from n to 9. You can see the pattern, right? When it was 2, j goes to n to 3. When it was 4, it goes to n to 5. When it is 8, it is going to n to 9. And the total number of iterations it is going to add is going to be n minus 8. Right? And so on and so forth. Now you can see every value of I is what? This 1 is 2 raised to the power 0. 2 is 2 raised to the power 1. 4 is 2 raised to the power 2. 8 is 2 raised to the power 3. So can I say after some k iteration, the value of I will be 2 raised to the power k? Let's say I goes for k iterations. The value of I will be 2 raised per k. So in the final kth iteration, n will be going for j will be going from n to 2 raised to the power k, right? You can see
n will be going to 2 raised to the power k. And for simplicity, if let's say you consider the first iteration as 2 raised to the power 0, then the kth iteration will be 2 raised to the power k minus 1, right? Because we'll be having a factor of minus 1. See, first iteration 2 raised to the power 0, second iteration 2 raised to the power 1, so see 2 minus 1, third iteration 2 raised to the power 2, that is 3 minus 1. So kth iteration will be 2 raised to the power k minus 1. So you can say that j is going to go from n to 2 raised to the power k minus 1 plus 1, right? So how many total iterations are these? Can I say n minus 2 raised to the power k minus 1 iterations in the final kth iteration of I, right? So if you total it up, you can say that total, you start with n minus 1 iterations, then n minus 2 iterations, then n minus 2 raised to the power 2 iteration, this is 2 raised to the power 1, then n minus 2 raised to the power 3 iterations, and so on and so forth. Finally, n minus 2 raised to the power k minus 1 iterations, and we have to just sum them up, right? So how can we sum them up? Let's see. So let me put all of this a bit above. Okay, let me write it again instead. There is not much space here. So this is going to be total first n minus 1 iterations, then n minus 2 raised to the power 1 iterations, then n minus 2 raised to the power 2 iteration, then n minus 2 raised to the power 3 iterations, so on and so forth. At last it will be n minus 2 raised to the power k minus 1 iterations. Okay, now if you total them up, let's see what happens. So if there were total k iterations, so here we have k terms, right? See, there were total k iterations, that's how we get k terms. So if you can segregate out n from every term, right? So you can say total is equals to n plus n plus n, so on and so forth, n. This is going to be what? K times. And then you will be having minus 1, minus 2 raised to the power 1, minus 2 raised to the power 2, minus 2 raised to the power 3. So if I take minus common, it will be 2 raised to the power 0, that is 1. Then 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, so on and so forth, 2 raised to the power k minus 1. Right, 2 raised to the power k minus 1. So this is going to be what? N added k times is nk. And this is what? A GP. What is the sum of this GP? First term is 1 into multiplicative factor is 2. Total number of terms is k. 2 raised to the power k minus 1 upon 2 minus 1 is 1. So the sum is 2 raised to the power k minus 1. This is going to be the total sum nk plus 2 raised to the power k minus 1. Now what is the value of k? This value of k we have to figure out. So if the final value of I beyond which the loop is not going to work is 2 raised to the power k minus 1. So we can say 2 raised to the power k minus 1 should be less than or equal to n. That means taking log both sides, you can say k minus 1 should be less than or equal to log of n to the base 2, and k should be less than or equal to log of n to the base 2 plus 1, right? So if in approximate terms you see, then k will be as big as approximately log n, right? So you can say here that k is approximately log n to the base 2, right? So what is nk? Nk will be n log n to the base 2 plus what will be 2 raised to the power log of n to the base 2 minus 1. So 2 raised to the power log of n to the base 2, which is like we are taking approximate value. So log of n to the base 2 is going to be n. So you can say n log n to the base 2 plus n minus 1. And if you write it in big O notation, this will be order of n log n. Why? Because this n is a smaller degree term, this one is a smaller degree term. So with respect to n log n, these are smaller terms, so we are going to avoid it. And log base 2 we are going to avoid because bases are interconvertible. So the answer is going to be n log n, and you can see this is the correct answer. So the answer correct is C. So let me repeat myself what we did completely here. So we started with I is equals to 1. When I was 1, j went from n to 2 because it is greater than 1. So n to 2, it made n minus 1 iterations. Okay, because we have to calculate number of iterations. That's because the time complexity is total number of instructions or operations executed. So whatever is the total number of iterations of j, that is the total number of instructions executed, and iterations of j is dependent on I. So we are tracking it based on that. Then I becomes 2. So j goes from n to greater than 2. Greater than 2 means 3. So from n it went to 3.
by doing -1 -1. So how many iterations it will require? N minus 2. Then I went to 4, J went to N to 5. So N to 5 by doing -1 again and again is going to be what? N minus 4 iterations, then N minus 8 iteration, and so on and so forth. Now we say if I got k iterations, if there were total k iterations, then the final term will be what? 2 raised to the power k minus 1. You might be thinking how? Just look at it. In the first iteration, this is 2 raised to the power 0. See, 1 minus 1 is 0. Then in the second iteration, it is 2 raised to the power 1, that is 2 minus 1. In the third iteration, it is 2 raised to the power 4, that is 2 raised to the power 2, which is 3 minus 1. Like 2 raised to the power 3 minus 1. Then in the fourth iteration, it is 2 raised to the power 8, that is 2 raised to 8, which is 2 raised to the power 3. And how do we get 3? 4 minus 1. So if we have the final iteration as the kth iteration, the value will be 2 raised to the power k minus 1. And if the value of I is 2 raised to the power k minus 1, j goes from n to 2 raised to the power k minus 1 plus 1, right? And the total number of iterations required is going to be n minus 2 raised to the power k minus 1. So these are the total number of instructions, or you can say iterations that we did. कि भाई ये total हमने iterations करी हैं, ये total हमने instructions execute करी हैं. अब यहां पे इसका sum calculate करना है, ठीक है. ये हमारा पूरी थ्योरी हो गई है कि यार जब i की वैल्यू 4 थी तो हमने n माइनस 4 आइट्रेशंस करी, i की वैल्यू 8 थी तो n माइनस 8 आइट्रेशंस करी, i की वैल्यू 2 रेस पर k माइनस 1 थी तो n माइनस 2 रेस पर k माइनस 1 आइट्रेशंस करी. तो अब टोटल कितनी आइट्रेशंस करी, टोटल कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करें, हाउ मेनी टोटल इंस्ट्रक्शंस वी एग्जीक्यूटेड. लेट्स सॉल्व दिस. सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सारे n की टर्म को हम लोग अलग करके रख लेते हैं. कितनी बार n ऐड हो रहा होगा, k टाइम्स ऐड हो रहा होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे i की कितनी आइट्रेशन हुई है, k आइट्रेशंस हुई हैं. सो n कितनी बार प्रेजेंट होगा, ये n कितनी बार प्रेजेंट होगा, k टाइम्स प्रेजेंट होगा. सो यू कैन से दिस इज nk प्लस and then you have a -1, then minus 2 raised per 1, minus 2 raised per 2, minus 2 raised per 3. So मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, एंड 2 raised per 0, 2 raised per 1, 2 raised per 2, 2 raised per 3, so on and so forth, 2 raised per k minus 1. ये हमारी एक जीपी है. जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म विच इज 1 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर रेज टू द पावर टोटल टर्म्स. 0 से k minus 1 k टर्म्स होती हैं, -1 अपॉन 2 minus 1. 2 minus 1 इज ऑलरेडी 1. सो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 raised to the power k minus 1. k की वैल्यू क्या होगी, अब फाइनल टर्म हमारी 2 रेज पर k minus 1 थी, मतलब 2 रेज पर k minus 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू n. एनीथिंग बियॉन्ड दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन n. सो k विल बी अप्रॉक्सीमेटली log n. k will be approx log n, right? So if you put that log n here, so this is going to be n log n, and 2 raised to the power log n is n, and this one is a smaller degree term, so we are going to avoid it, because when let's say n is 10 raised to the power 9, if let's say n is 10 raised to the power 9, then this value is going to be what, 10 raised to the power 9 into 30, whereas this value is going to be just 10 raised to the power 9. So 10 raised to the power 9 into 30 is 3 into 10 raised to the power 10. So with respect to 10 raised to the power 10, 10 raised to the power 9 is going to be a lower degree term, so we can just avoid it. So the time complexity becomes n log n, because we will also avoid the base of the log. And C ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा. सो ये टोटल हमने कंप्यूटेशन करा. इसमें भी आप यही चीज देख पा रहे होगे कि यार हमने टोटल कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करी हैं, इसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, राइट? सो आगे भी जो भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे उस पर भी हम लोग सिमिलर तरीके से फोकस करने वाले हैं कि यार टोटल इंस्ट्रक्शंस कितनी होंगी. थोड़ी बहुत मैथमेटिकल ऑपरेशंस बनेगा कि आई कितनी बार आइट्रेट हो रहा है या आई की कितनी आइट्रेशंस लग रही हैं, उस नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बेसिस पे कुछ जे में चेंजेस हो रहे होंगे. दोनों को हम लोग रिजॉल्व करेंगे और हमारी फाइनल एक्सप्रेशन एन की टर्म्स में आ जाएगी, जो कि इनपुट के टर्म्स में, राइट? तो हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी हम लोग मेजर कर रहे हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि जब इनपुट चेंज होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या चेंज आएगा. तो अगर इनपुट n है तो कॉम्प्लेक्सिटी n के रिस्पेक्ट में या n की फॉर्म में लिखेंगे, तभी हमें पता लगेगा ना कि n चेंज हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या चेंज हो रही है. सो इस सवाल के लिए आंसर होगा n log n. तो गाइज आई होप कि लास्ट प्रॉब्लम आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी. आई नो कि एक गुड अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रही है. अब यहाँ से हमारे पास दो और क्वेश्चंस हैं जिसमें अगेन हम लोग कुछ नेस्टेड लूप्स देख रहे होंगे और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को बिल्डअप कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? अभी तक के जितने भी सवाल थे आई वुड से कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेटअप करने वाले हैं, ना सिर्फ आगे आने वाले दोनों सेट क्वेश्चंस के लिए, बल्कि आगे भी जब भी आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं भी काम करेंगे या फिर किसी भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन दे रहे हैं, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स का अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी सीखा हुआ है कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली, ठीक है?
सो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने ऑलरेडी स्क्रीन पर है, राइट। आई वुड रेकमेंड कि आप लोग इस सवाल को एक बार ही पढ़ें, रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। अब हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वी हैव गॉट अ टन्स एंड टन्स ऑफ एग्जांपल्स दैट वी हैव सॉल्व्ड टिल नाउ। सो आपके पास एक गुड रेफरेंस है, एक गुड फाउंडेशन है, and I am definitely sure that a lot of you guys will be able to solve this problem. So pause down here and think about the solution, and if you have given a good thought by now, तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इस सवाल को। सो अगेन वी हैव टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कैलकुलेट करके लानी है। सवाल में अगेन पहली टर्म एक कांस्टेंट है, बिकॉज ये इनपुट के चेंज के साथ इसकी आइट्रेशंस नहीं बदल रही हैं, सो दिस इज कांस्टेंट। एंड अगेन वी हैव अ nested for loop where we will be having one loop as the outer loop and one loop is the inner loop. And I have already told you that the outer loop governs that how many times or how many iterations the inner loop is going to do, right? So here also you can see for different values of I will go from n then to n by 2 then to n by 4, right? Every time I is going to change, then based on the new value of I we have to initialize a new inner loop starting from j is equals to 0 till j is equals to I, sorry, j less than I, right? So हर बारी I की वैल्यू जब चेंज हो जाएगी तो इनर लूप चेंज हो जाएगा। और मैंने ऐसे नेस्टेड लूप्स के लिए आपको क्या बताया है कि जो भी आपकी फाइनल ऑपरेशन होती है जो नेस्टेड लूप के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें पता रहना चाहिए कि जे का लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, और जे का लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये कैसे पता लगता है हमें, आई की वैल्यू से। यहीं से हम लोग नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेट करेंगे कि कितनी इंस्ट्रक्शंस लगी हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इनपुट, एंड दैट विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ इनिशियली स्टार्टिंग में हमारे पास when the value of I is equals to n, I starts with n. In the first iteration the value of I is n, which again is greater than 0, yes. So what do? We start the value of j, we start the loop of j from 0 and we go till less than I. So from 0 to n minus 1 we are going to go technically. So can I say that these are going to be what, n iterations? So in the first iteration of I, internally we are doing n iterations, right? So if I write total iterations here, so we have already done n iterations. Then I moves from n to n by 2 because we are giving a division of 2. So I moves from n to n by 2. And then similarly, j again starts with 0 and j goes to less than n by 2. That means j is going till 0 to n by 2 minus 1, right? So here we will be having total n by 2 iterations, similar to the above one when we were having n minus 1 iterations. So sorry, we were having the value 0 to n minus 1, like j goes from 0 to n minus 1, we were having n iterations. When j goes from 0 to n by 2 minus 1, we have n by 2 iterations. This is simple, right? If you go from 0 to 5, there are total 6 iterations because you are counting from 0. That means we have got n by 2 more iterations. Now from here I will move to n by 4 and j will move to 0 to n by 4 minus 1. Like from the observation we can directly write because here we will be having n by 4, so j will go till n by 4 minus 1. And now you guys tell how many iterations is going to be there for this value of I, that is n by 4. You are correct, n by 4 iterations. So we got n by 4 more iterations, and so on and so forth. So this is going to be the series that we have to take a look, because this will be the total number of iteration with respect to every value or every change in the value of I, right? So let me write it on a new page. So the final expression that we have to evaluate is n plus n by 2 plus n by 4 plus n by 8, so on and so forth, so on and so forth. Now how many terms are going to be there? In the first iteration, this is n by 2 raised to the power 0. In the second iteration, it is n by 2 raised to the power 1. In the third iteration, it is n by 2 raised to the power 2, so on and so forth. So in some kth iteration, this value will be n by 2 raised to the power k minus 1, right? So can I say that this is going to go till n by 2 raised to the power k minus 1, right? This is going to be simple. Okay. Now we have to figure out what is the sum of this series. We have to somehow figure out that what is going to be the sum of this series. Now, in order to get the sum of this series,
Let's see. What we can say is, what will be the last term? Let's see. At last, the value of I is going to be what? Approximately 1, right? Because we are in the worst case, we cannot go to 0 because we have to be always greater than 0. So in the worst case, I will become, right? So from n, you go to n by 2, then n by 4, so on and so forth. Last value, you will get 1. If the value of I is 1 at last, then j starts from 0. It will check, is j less than 1 and j plus plus. So you will do one iteration and then j increments to 1 and that's it. So at the last value of I, that is 1, j will also do one iteration, right? So when I is equals to n by 2 raised to the power k minus 1, which is equals to 1, technically, j goes from 0 to technically 0, which is just one iteration, right? And we can here also say that n by 2 raised to the power k minus 1 is going to be 1. N is equals to 2 raised to the power k minus 1. That is 2n is equals to 2 raised to the power k. We can take log both sides. This will be log 2n is equals to k. And log 2n is what? Log 2 plus log n. So we can say k is approximately log n only. Right. Now, if we see here, then we know that the last term is going to be 1. How did we calculate the last term? Let me revise it for you. So I starts with I. The final value of I should be something greater than 0. So from n, it goes to n by 2, n by 4, n by 8, so on and so forth. At last, it will be 1, right? Now, when I is equals to 1, when the value of I is equals to 1, then how many iterations j is going to go for? Then j starts with 0, j less than 1, j plus plus. So here also it will do one iteration. So total iterations we did 1. That's why we can say the last iteration is just 1, right? Now, this is the total number of iterations and it is already in the terms of n, so we don't need to make any changes. And this you can see is a geometric progression. How can we solve this geometric progression is something that we have to figure out, right? So you can even take out n common. This will be 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8, so on and so forth, 1 by n, right? Now I would like you guys to think about how can you solve this problem for a while. I'm of course going to tell you the solution. That's not even a question, but I would like you guys to think about what can be the possible solution here, right? Okay. Now, if you have given a good thought, let's see. This is a GP, right? This is a GP. Now, what will be the sum of this GP? What will be the sum of GP? We have to figure out. Now, we can even apply the formula here or here, anywhere we want, right? So if I apply the formula directly on this above equation, the first term is n, right? The first term is n. Formula of the GP is what? A into r raised to the power n minus 1 upon r minus 1 if r is greater than 1. Otherwise, it becomes a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r if r is less than 1, right? Okay. So here you can see r is less than 1. So it will be 1 minus 1 by 2 raised to the power total number of terms. Now, how many terms are there? So there we have k terms. You can see here we were having k terms, right? Last term was n by 2 raised to the power k minus 1. So total k terms we have. So what is the value of k? Value of k is log n. So we can say this will be 2 raised to the power log n, right? Upon 1 minus 1 by 2. Upon 1 minus 1 by 2. Okay, let's see. So let's shift it a bit. Now, n into 1 minus 1 by, what is 2 raised to the power log n? Can I say n? So this is 1 minus 1 by n upon 1 by 2. This is going to be n into n minus 1 by n whole divided by 1 by 2. We can cancel this out. This becomes 2 times n minus 1. And in big O notation, this expression will avoid its constant, that is the coefficient, and this constant, which is the lower degree term. So the time complexity overall in big O notation will be order of n. So we can say that the option B is correct. Order of n is the correct solution. Let me repeat myself how I actually solve this problem. So you can see we have to calculate how many times the total iterations, or like what is the total number of iteration, or you can say how many times this instruction val plus plus has been executed. So when I was n, j went from 0 to
n minus 1, that was total n iterations. Then when I was n by 2, because you are giving a division of 2, j goes from 0 to n by 2 minus 1, that is total n by 2 iterations. Then when I is n by 4, j goes to 0 to n by 4 minus 1, that is n by 4 iterations, and so on and so forth. At last I will become 1 because it will keep on reducing by 2 by 2 by 2 in C++, and it will eventually go down to 1, right? That means when I is equals to 1, j goes from 0 to less than 1, and internally we do only one iteration. So at last finally we'll be having one iteration. So that is the sum of the series that we want to get. This is a GP. So we apply this formula of GP because the multiplicative factor is 1 by 2. So n is the first term multiplied by 1 minus 1 by 2 raised to the power log n. How do we get log n? Here we have the total number of terms. So how many terms do we have here? In the first iteration I was n, in the second iteration I was n by 2 raised to the power 1, in the third iteration it was n by 2 raised to the power 2. So finally in some kth iteration it will be n by 2 raised to the power k minus 1, right, in some kth iteration. And in that kth iteration which is the final iteration, जो कि हमारी final iteration है, उसमें हमारे पास i की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है. So we get the value of I as 1. So n by 2 raised to the power k minus 1 becomes 1. So if we resolve it, k becomes approximately log n. So we just put it, we solve it, and finally we'll get order of n, right? So अगर आप लोग approximations को avoid कर देंगे तो आपको एक्सप्रेशन में हल्का फुल्का इधर उधर कॉन्स्टेंट्स का चेंज दिखेगा, बट ओवरऑल द हाईएस्ट डिग्री टर्म जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा असिम्प्टोटिक एनालिसिस बेस्ड है वो सेम रहने वाला है. सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन. सो तुम देख सकते हो कि यार जिस भी प्रॉब्लम में हम लोग ऐसे नेस्टेड लूप्स देख रहे हैं, ऑल वी आर डूइंग इज टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस. हम लोग टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस निकाल रहे हैं और हमारा काम बन जा रहा है, राइट? आगे भी हम इससे सिमिलर एक और प्रॉब्लम करेंगे, वहां पे हमारे पास नेस्टेड लूप नहीं रहने वाला है बट अच्छी मैथमेटिक्स लगने वाली है. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. सो लेट्स जस्ट क्विकली हॉप ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड सी व्हाट इट हैज टू ऑफर टू अस. सो यार अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर ली हैं सॉल्व, और यहाँ पे हमारे पास ये है हमारी न्यू प्रॉब्लम. इसमें हमारे पास नेस्टेड लूप नहीं है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो अगेन प्रॉब्लम में ये गिवन है कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है. ये हमारे पास कोड स्निपेट है. आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें एंड देन थिंक कि कैसे इसे सॉल्व करा जा सकता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द सॉल्यूशन. देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन रहने वाला है. सो आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है. अब देखो यहाँ पे एक सिंगल लूप है, कोई नेस्टेड लूप नहीं है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस वैसे भी हमारा खत्म हो गया है. आई की वैल्यू 2 है, सो आई 2 से स्टार्ट हो रहा है, और हर बारी हम आई में आई का ही मल्टीप्लीकेशन दे देते हैं. सो 2 में अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन देंगे सो ये 4 बन जाएगा. 4 में अगर हम लोग 4 का ही मल्टीप्लीकेशन देंगे, देखो नेक्स्ट आइटरेशन में 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4, सो ये बन जाएगा 16. 16 में 16 का ही मल्टीप्लीकेशन देंगे तो ये बन जाएगा 256 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज गोइंग टू हैपन. और अगर हम लोग इन सारी टर्म्स को बहुत ही सिंप्लीफाई करके लिखें, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 1, or in fact you can say it is 2 raised to the power 1, this is 2 raised to the power 2, this is 2 raised to the power 4, this is 2 raised to the power 8 and so on and so forth, right? यहाँ पे देखो थोड़ी ऑब्जर्वेशन अब चेंज हो रही है. पहले तो क्या होता था 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, 2 raised power 4, 2 raised power 5. अब यहाँ पे 2 raised power 1 है, 2 raised power 1 से हम 2 raised power 2 गए, 2 raised to the power 2 से सीधा 2 raised to the power 4 चले गए, 2 raised to the power 4 से सीधा 2 raised to the power 8 चले गए, and so on and so forth, right? and so on and so forth. अब ये तो मुझे पता है कि ये सारी वैल्यूज 2 के एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स में है, राइट? सो मैं कह सकता हूं कि लास्ट टर्म फॉर एग्जांपल 2 raised to the power k होगा, राइट? लास्ट टर्म 2 raised to the power k होगा. ये k पे हम लोग कैसे पहुंचेंगे? 1 2 4 8 so on and so forth k, और ये सारी पावर्स 2 के बेस पे हमने लगाई है. तो देखो मैं दोबारा समझाता हूँ. i 2 से स्टार्ट हो रहा है, सो पहली आइटरेशन में i की वैल्यू 2 है. नेक्स्ट आइटरेशन में 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. व्हेन यू हैव i स्टार इज इक्वल्स टू i, दिस इज इक्वल टू सेइंग i इज इक्वल्स टू i इंटू i. सो i को खुद से मल्टीप्लाई करो. 2 को खुद से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को खुद से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 4 4 16. 16 को खुद से मल्टीप्लाई किया 256 आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब ये सारी की सारी टर्म्स अगर हम ध्यान से देखें तो 2 की कोई ना कोई पावर तो है, किसी ना किसी पावर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यहां देखते हैं, इस 2 को हमने लिखा 2 raised to the power 1, फेयर इनफ. 4 को हमने लिखा 2 raised to the power 2,
फेयर इनफ। 16 क्या होगा, 2⁴। तो देखो हमने यहाँ 2⁴ लिखा है। 256 क्या होगा, 2⁸ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So what we can observe is not only the terms are somehow in the factor of 2, but even the powers are also in the power of 2, right? That's interesting. So the final value k also will be some power of 2. The final value k will also be some power of 2. But now we know that this is going to be the final value of I. 2⁴ k will be the final value of I. And the final value of I should be less than or equal to n, because beyond this it will be greater than n. So we can say 2⁴ k should be less than or equal to n, taking log both sides. This will be log of 2⁴ k less than or equal to log of n both base 2. This will be k less than or equal to log of n to the base 2, right? So the value of k is going to be log of n to the base 2, right? Let me write it here. Value of k is equals to log of n to the base 2. Cool. Now, starting from 1 to 2 to 4 to 8, so on and so forth, up till log of n to the base 2, right? This is going to be something, right? Now what we can say is the powers are also in the form of 2⁴x, right? So if I talk about power, if I talk about the powers, then what we can say is the power starts with 2⁴0. You can see 1 is what, 2⁴0, then 2⁴1, 2⁴2, 2⁴3, so on and so forth. Final value something 2⁻t. You can see, right? 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, so on and so forth. Final value k will be what? Some 2⁻t, and you can even see that here, right? Now, this final value should be less than or equal to k, because that's what we signed up for. 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, so on and so forth up till k. So the final term, if we see कि अगर हम लोग फाइनल टर्म देखें, पावर्स की फाइनल टर्म देखें, तो वो कुछ 2 की पावर में समथिंग होगा, तो 2⁻t होगा, और ये फाइनल वैल्यू किसके बराबर होगी, k की वैल्यू क्या है, log n. So 2⁻t will be less than or equal to k. So 2⁻t is less than or equal to k, taking log both sides. दोनों साइड हम लोग log ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t is less than or equal to log of k to the base 2. If t is less than or equal to log of log of k to the base 2, then in big O notation t will be what? When I say worst case, that means t can be as big as log k, so it will be log k. And what will be the worst case value of k? That what can k be as big as? K can be as big as log n. K can be as big as log n. So putting the value of k here, t will become order of log n, right? And this is going to be our answer. So the answer of the time complexity is order of log n. That's it. देखो कितना सिंपली हमने सॉल्व कर लिया. फटाफट से मैं रिवाइज कराता हूं. सो हमने क्या देखा यहाँ पे कि i 2 से 4 पे जाता है, 4 से 16 पे जाता है, क्योंकि 4 into 4 करेंगे, 16 से 256 पे जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इन सारी वैल्यूज को हम लोग 2 की किसी ना किसी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी टर्म्स 2 की कोई ना कोई पावर है, और ऐसा नहीं है कि कॉन्टिग्यूअस पावर लाइक 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, ऐसा नहीं है. डिस्क्रीट पावर्स लाइक 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8. और इन पावर्स में भी कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8. तो ये पावर्स भी 2 की पावर की फॉर्म में है, 2⁻x की फॉर्म में. तो अब हमें कैलकुलेट करना है कितनी आइट्रेशंस लगेंगी. मैं ये कह सकता हूं कि i हमेशा 2 की कोई ना कोई पावर है, तो फाइनली कुछ 2⁻k ही बन रहा होगा ना, कुछ 2⁻k ही बन रहा होगा. और ये 2⁻k डेफिनेटली शुड बी लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए. 2⁻k शुड बी लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए, तो k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू log of n to the base 2 होनी चाहिए. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो हमने कहा कि टोटल आइट्रेशंस, यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो टोटल आइट्रेशंस कितनी हो रही है. नाउ पहली आइट्रेशन में हमने इसे 4 पहुंचाया, दूसरे आइट्रेशन में 16 पहुंचाया,
तीसरे आइट्रेशन में 256 पहुंचाया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अब इस k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू log ऑफ n टू द बेस 2 है। अब आपको लग रहा होगा कि हमें k को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्या पड़ी, तो चलो ध्यान से देखते हैं। अब मैं क्या कहता हूं कि फर्स्ट आइट्रेशन के बाद, या मैं कहूँ फर्स्ट आइट्रेशन में तो हमारे पास ये वैल्यू थी, फिर उसके बाद सेकेंड आइट्रेशन में हमारे पास ये वैल्यू है, थर्ड आइट्रेशन में ये वैल्यू है, फोर्थ आइट्रेशन में ये वैल्यू है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मैं कहता हूं किसी टीएथ आइट्रेशन में मेरे पास कुछ 2 रेज टू द पावर k वैल्यू है ना, क्योंकि ये 2 रेज पावर के कंटिन्यूअस फॉर्म में तो है नहीं। यहां पे देखो 2 रेज पावर 2 था, 2 रेज पावर 4 हो गया, फिर 2 रेज पावर 8 हो गया। तो जो भी हमारी फाइनल वैल्यू है आई की, वो कुछ पावर ऑफ 2 होगी। क्या होगी हमें नहीं पता, तो हमें पता लग गया कि वो 2 रेज टू द पावर k होगी, k की वैल्यू log n है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 रेज टू द पावर k, दैट मींस 2 रेज टू द पावर log ऑफ n टू द बेस 2, व्हिच इज टेक्निकली n ही होगी। अब इस n पे पहुंचने के लिए हम लोगों को कितनी आइट्रेशंस लगेंगी? तो देखो, फर्स्ट आइट्रेशन में पावर है 1, सेकेंड आइट्रेशन में पावर है 2 रेज टू द पावर 1, तो या ऐसे कह सकते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन में पावर है 2 रेज पर 0, सेकेंड आइट्रेशन में पावर है 2 रेज पर 1, थर्ड आइट्रेशन में पावर है 2 रेज टू द पावर 2, फोर्थ आइट्रेशन में पावर है 2 रेज टू द पावर 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो कैन आई से टीएथ आइट्रेशन में पावर क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली 2 रेज पर t माइनस 1। हम अप्रोक्सीमेट फॉर्मेशन में 2 रेज पर t ले लेते हैं, तो यही हमने यहाँ करा है, राइट। ये देखो, हमने कहा कि 2 रेज पर t की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू k होनी चाहिए, तो t की वैल्यू लेस देन इक्वल टू log ऑफ k टू द बेस 2 होनी चाहिए। t हमारी टोटल आइट्रेशंस है, t हमारी टोटल आइट्रेशंस है। k की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, k इज लेस देन इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस 2, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, ये बन जाएगा log ऑफ log n, राइट। सो टोटल आइट्रेशंस हम कैसे निकाल रहे हैं, ये देखो ध्यान से। टोटल आइट्रेशंस आ रही है यहाँ से कि यार हम लोग 2 से 4 गए, 4 से 16 गए, 16 से 256 गए, एंड सो ऑन। दिस इज 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 0, दिस इज 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 1, दिस इज 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2, this is 2 raised to the power 2 raised to the power 3, right? And this is first iteration, this is second iteration, this is third iteration, this is fourth iteration. So can I say after some tth iteration the value will be what? 2 raised to the power 2 raised to the power t minus 1, and we have to calculate this value of t की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, so now what can I say is 2 raised to the power t minus 1 should be definitely be less than or equal to n. It should be definitely less than or equal to n. Okay, now if I represent this value as 2 raised to the power k, then can I say 2 raised to the power k should be less than or equal to n, where k is equal to 2 raised to the power t minus 1. If 2 raised to the power k is less than or equal to n, then k is less than or equal to log of n to the base 2, right? And what is t in terms of n? t in terms of n क्या होगा? दोनों साइड log ले लो, ये हो जाएगा log k is equals to log of 2 raised to the power t minus 1 to the base 2, राइट। नाउ इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? log of k to the base 2. Now 2 raised to the power t minus 1 is what? 2 raised to the power t by 2, that is log of 2 raised to the power t minus log of 2. log of 2 is 1, 1 हमारा राइट साइड आएगा, तो log of k plus 1 is equals to log of 2 raised to the power t, which is technically what? t is equals to log of k to the base 2 plus 1, right? And what is the value of k? K is log n, so log of log n plus 1 is approximately what? Order of log n, same thing, right? तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो कि यार आपने tth टर्म को 2 रेज टू द पावर 2 रेज पर t माइनस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये हमारी फाइनल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n होनी चाहिए, राइट? अगर ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n है तो मैं इसको बस 2 रेज पर k के फॉर्म में लिख दूंगा, जहां पे k की वैल्यू 2 रेज टू द पावर t माइनस 1 है,
मतलब मैंने इस टर्म की जगह k लिख दिया, ठीक है। तो अब 2 रेज पावर के लेस देन इक्वल टू n है, तो k की वैल्यू log ऑफ n टू द बेस 2 होगी। फाइनल आइट्रेशंस क्या है, t है, तो t को n की फॉर्म में कैसे लाएंगे, इसको रिजोल्व कर लेते हैं। t की वैल्यू log ऑफ k टू द बेस 2 प्लस 1 बन जाएगी। k की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, और ये ऑलरेडी इनइक्वालिटी है, तो k की वर्स्ट केस वैल्यू log ऑफ n हो सकती है। सो वर्स्ट केस में कंप्लेक्सिटी क्या होगी, log ऑफ log n, दैट विल बी आवर आंसर। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, राइट। सो दोनों तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी है, दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। और अगेन बात यहीं पे आती है कि आपके पास टोटल आइट्रेशंस गिवन होंगी, उन टोटल आइट्रेशंस का यूज करके हमें कैलकुलेट करना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। सो आई होप कि ओवरऑल लेक्चर में जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स करी हैं आपको समझ में आई होंगी। जिन भी प्रॉब्लम्स पे आपको डाउट है, आई वुड रेकमेंड कि आप कमेंट सेक्शंस में डाउट पूछिए। सारी की सारी डेरिवेशंस जो मैंने आपके सामने करी हैं, आई वुड रेकमेंड कि आप एक बारी पेन और पेपर लेकर खुद भी उन डेरिवेशंस को ट्राई करिए। ट्राई दोज डेरिवेशंस ऑन योर ओन वंस, क्योंकि उसी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यहां से आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे, उन सभी लेक्चर्स में हम लोग जो भी एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली हर जगह हम लोग हर क्वेश्चन और हर प्रॉब्लम का टाइम और स्पेस कंप्लेक्सिटी एनालिसिस कर रहे होंगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग आगे जो भी लेक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी टाइम और स्पेस कंप्लेक्सिटी की नॉलेज को ब्रश अप करेंगे। आप बार बार चीजों को रिवाइज कर पाओगे, ज्यादा कोड्स पे आप टाइम और स्पेस कंप्लेक्सिटी का एनालिसिस कर पाओगे। क्योंकि हम चाहें तो टेक्निकली 4-5 बहुत सारी क्लासेस रख सकते हैं जिसमें सिर्फ टाइम और स्पेस कंप्लेक्सिटी ही कैलकुलेट करते रहे, बट अ बेटर वे टू अप्रोच दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी कि आप एल्गोरिदम्स पढ़ते रहें, आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते रहें, साथ ही साथ उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी एल्गोरिदम्स आपको बनाने पड़ रहे हैं, नेम्ड एल्गोरिदम्स है या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, उसका कंप्लेक्सिटी एनालिसिस हम लोग देन एंड देयर करेंगे। तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, साथ ही साथ उस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। सो आई होप कि आप सभी को लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। इफ यस देन डू ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं जहां पे हम लोग और एल्गोरिदम्स के ऊपर बात करेंगे। दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट रैप दिस सेशन हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेट ऑफ सेशंस गाइस। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू।